Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Student, today we are going to study our history chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Students, before we are going to start the reading of this chapter, we are going to discuss some points or different terms regarding this chapter so that we can understand the chapter very well. So first we are going to study the objective of the lesson. Why we read this chapter. So you read the name of this unit is section 1, events and processes. What are the events and processes that make the modern nations? आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण किन प्रक्रियाओं और परिस्थितियों के दौरान हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे. In this chapter, beta, the rise of nationalism in Europe, we are going to focus that how the territories of Europe were unified and these different national governments formed, or we have seen that thoroughly in this chapter that it was a process that took many decades, involved many wars and revolutions, many ideological battles and political conflicts that gave the birth of new modern nations of यूरोप. हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप. तो ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर कैसे पनपा. तो यहाँ हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, कि व्हाट इज़ नेशन एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज़ नेशन. चैप्टर में बाद में डिस्कस की गई है, बट बिफोर वी हैव टू रीड दिस चैप्टर सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि राष्ट्र क्या है. तो राष्ट्र क्या है? एक विशाल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो आपस में एक खास इतिहास, संस्कृति या भाषा के माध्यम से जुड़ा रहता है. राष्ट्र की अपनी सरकार होती है और एक निश्चित क्षेत्र भूभाग है वो होता है जो कि राजशाही से बिल्कुल भिन्न होता है. ठीक है. और राष्ट्रवाद, जैसे आपको सिंपल सी डेफिनेशन से पता है कि अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश से प्यार करना राष्ट्रवाद कहलाता है. लेकिन चूंकि अब हम यूरोप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा डीपली हिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो इसको डीपली हम लेके जाते हैं. सो व्हाट इज़ नेशन? नेशन इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल with strong bonds of identity as an imagined community or a tribe or a group. On a ground scale, national identity is typically as ethnicity based on shared culture, religious as historically. या हम कह सकते हैं a large body of people associated with a particular territory that is sufficiently conscious of the unity to seek or to possess a government, particularly its own, is called a nation. कि राष्ट्र बनता है उसमें रहने वाले लोगों से और उसके कानून से. So what is nationalism? The desire for political independence of a country that is controlled by or part of another country. ये जो थिंकिंग थी ये भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं. सिंपली लैंग्वेज में अगर हम नेशनलिज्म की बात करेंगे, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री इज कॉल्ड नेशनलिज्म. बट जब राष्ट्रवाद की बात हम यूरोप में कर रहे हैं तो व्हाट इज़ दैट थिंकिंग? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अ स्टेट. ये डेफिनेशन यहाँ खरी उतरती है कि राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है राजनीतिक जागरूकता की, जिसमें जो लोग हैं अपने देश की एकता के लिए काम करते हैं, कि देश के एकीकरण की बात करते हैं. क्योंकि देश तो राजा के अधीन थे तब की बात है जब हम ये यूरोप के अंदर पढ़ रहे हैं. जितने भी हम कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम देखेंगे कि तकरीबन एरियाज़ में यूरोप में मोनार्की थी, किंगडम्स थी छोटी छोटी, और लोगों को कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं था. उनकी सुविधाओं के लिए राजा किसी प्रकार से भी जिम्मेदार नहीं थे. केवल अमीर और गरीब की खाई थी और गरीब लोगों का शोषण हो रहा था. समाज है वो 3 विभागों में बटा था, क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमन पीपल. थर्ड स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस कर चुके. तो सिंपल मीनिंग द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री इज द सिंपल मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म.
But here the meaning of nationalism is, it is the feeling of political consciousness and unity among the people of a state. तो दोनों चीज़ों की डेफिनेशन आ गई है। तो अब हम अपना चैप्टर यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यू हैव सीन दिस इज़ अ पिक्चर, कि जिसमें आपको ये इमेज चैप्टर के स्टार्ट में नज़र आएगी। फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है उसमें आपने देखा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके सामने ये डिफरेंट कंट्रीज़ की जो जनता है वो क्या लेके जा रही है, अपने नेशनल फ्लैग लेके जा रही है, और ऊपर आसमान से फरिश्ते हैं, और आप देखे हैं कि फ्रेटर्निटी और जीसस क्राइस्ट हैं वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल्स हैं वो भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये सीरीज़ ऑफ पेंटिंग है बेटा, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सारेयो, उन्होंने 1848 में बनाई थी, कि जिस वक्त केवल फ्रांस ही जो देश है वो क्या है, एक राष्ट्र के रूप में उभरा था, क्रांति हुई थी, और बाकी देशों में अभी आधुनिक राष्ट्र बनने की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट जस्ट होने वाली थी। लेकिन वो उस समय की जो गति है ये पेंटर उसको पहचान रहा था, और उसने ये पहले ही एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जैसे भविष्यवाणी करना, कि उसने भविष्यवाणी कर दी कि ये जो देश हैं भाई आगे चलकर राष्ट्र के रूप में प्रकट होंगे, और इनको ईश्वर का वरदान प्राप्त है, कि वो एक सपना देख रहा था कि जिसमें भविष्य के जो देश हैं वो राष्ट्र के रूप में आएंगे, वो देश नहीं होंगे। देश तो एक राजनीतिक भूभाग होता है जिसके ऊपर किसी का भी राजा का तानाशाह का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्र की अपनी स्वयं की सरकार होती है, एक निश्चित भूभाग होता है जिसकी जनता को अधिकार होते हैं, नागरिक समान उनको नागरिकों के अधिकार होते हैं, और उसकी जनता नागरिक कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसी चैप्टर को थोरोली रीड करते हैं, और ये स्टार्टिंग करते हैं इस पेंटिंग से कि किस तरह से फ्रेडरिक सारेयो ने एक भविष्यवाणी की, एक स्वप्न देखा कि कैसे कैसे और कौन कौन से जो राष्ट्र हैं वो जो देश हैं वो राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं, वो कैसे आगे जा रहे हैं। और फिर हम इस चैप्टर में इसके बाद डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वही नेशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशन। और उसके बाद देखते हैं हम कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण है यूरोप में उसमें क्या रोल रहा, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन का भी एक योगदान हम कह सकते हैं कि उसने भी मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी जो ट्रेड जो फ्लरिश हुआ, उसकी यूनिफॉर्मिटी के जो लॉ बनाए उनका भी एक रोल था, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इन द यूरोप, क्योंकि जब हम यूरोप में नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि राष्ट्रवाद पनपने से पहले यूरोप का समाज किस प्रकार का था, और किस तरह से कौन कौन से विचार वहाँ पर जैसे कंजर्वेटिज़म है या लिबरलिज़म है वो किस तरह से फैले, उन विचारों को देखेंगे। फिर देखेंगे कि किस तरह से क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, और फिर 1830 के बाद जो क्रांतियाँ शुरू हुई, और सबसे पहले फ्रांस के अंदर, फिर ग्रीक के अंदर, फिर जर्मनी के अंदर, बेल्जियम के अंदर, इटली का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, विभिन्न राष्ट्रों का निर्माण जो है वो किन किन परिस्थितियों में हुआ, और किस तरह से फिर बाद में राष्ट्रों को दर्शाया गया, राष्ट्रीय झंडा, नेशनल एंथम, एलिगोरीज, ये सब कैसे दिखाया, और कहीं फिर बाद में हम सीधे पहुंच जाते हैं इम्पीरियलिज्म की ओर, क्योंकि हमारा देश इसकी मार झेल चुका है कि ब्रिटेन की हम कॉलोनी थे। ये भी उसी नेशनलिज्म का एक हिस्सा था कि ब्रिटेन और वहाँ के यूरोप की डिफरेंट जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपने देशों से बाहर निकले और अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने देश की सत्ता के लिए, और एशिया और अफ्रीका पे कब्ज़ा किया। और फिर हमारे लिए नेशनलिज्म का मीनिंग अलग आया, जो मैंने आपको बताया था कि भारत में जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमारे लिए नेशनलिज्म का मीनिंग था डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन अ कंट्री दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय और पार्ट ऑफ अनदर कंट्री। ये हमारा राष्ट्रवाद था। तो इसका मतलब जो राष्ट्रवाद के जो संदर्भ हैं अलग अलग, उसके जो मीनिंग है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रहे। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम न्यू टर्म्स देखेंगे। अब्सोल्यूटिस्ट, ये एनटीएससी के लिए बेटा उसके अंदर हमारी दो टर्म्स हमें नज़र आएंगी। अब्सोल्यूटिस्ट में निरंकुश,
निरंकुशवाद। निरंकुश मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि आपने देखा होगा महावत जब हाथी को कंट्रोल करता है तो उसके हाथ में लोहे का एक छोटा सा भाला टाइप होता है जो तीर होता है, जिसके अंदर एक एरो भी होता है, उसको अंकुश कहते हैं। एक छोटा सा लोहे का भाले जैसा छोटा सा होता है ये जो हाथी को कंट्रोल करता है। अंकुश लगाना मीन कंट्रोल करना। तो यानी कि निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो, वो राजा, वो मोनार्की। तो देखते हैं डिस्कस। लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। रिस्ट्रेंट का मतलब कोई रुकावट, कोई कंट्रोल ना हो किसी को पर। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। इतिहास में जो राजशाही सरकार थी, जो निरंकुश थी, जो कि उनको कहा जाता था, जो सेंट्रलाइज थी, जो सैनिकों के बल पर आधारित थी, और दमनकारी सरकारें होती थी, यानी कि जो भी आपके खिलाफ बोलेगा आप उसको मार देंगे। फिर है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब कल्पना लोक, आपकी एक इमेजिनेशन जो रियलिटी में नहीं होता। अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना बेहतरीन है कि जिसका सपने का साकार होना बहुत मुश्किल है। जैसे राम राज्य की बात हम करते हैं कि आजकल राम राज्य की स्थापना करेंगे, अरे यार आज के कलयुग में कहाँ से राम राज्य आएगा, राम जी जब थे तब थे। तो वो कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेट अस स्टार्ट। In 1848, Frederick Sariou, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing the dream of world made up of democratic government and social republics as he called them। कि फ्रेडरिक सारियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 जो अपने चित्रों की एक सीरीज़ बनाई, जिनको उसने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। कि जो उसने दुनिया दिखाई ना, वो जो ये देशों की जो ट्रेन चल रही है, लंबी लाइन है, उन्होंने इस दुनिया को नाम दिया, क्या नाम दिया? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या उसको क्या कह सकते हैं? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, एज ही कॉल्ड देम। द फर्स्ट प्रिंट, ये फिगर 1 में उसका पहला चित्र है। इसका मतलब ये ट्रेन बहुत लंबी है, पूरा इस तरह से 4 चित्र थे लंबे लंबे। क्या दिखाया जा रहा है? शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the statues of liberty as they passes by it। कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं इसमें, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष हैं जो एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की जो ये मूर्ति है इसकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। As you would recall, artists of time of the French Revolution personified liberty as a female figure। एलिगोरी हमने बताया था कि उन्होंने स्वतंत्रता की देवी को एक औरत की प्रतिमा में ढाला था। Here you can recognize the torch of enlightenment she bear in one hand। आपको उसके एक हाथ में क्या मिलेगी? ज्ञान की मशाल मिलेगी, आप देख सकते हैं। And charter of the right of man in the other hand। और दूसरे हाथ में उसके क्या है? आप देखेंगे कि मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाइक द शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटेड इंस्टीट्यूशन। अंडरलाइन दिस, कि उसके सामने ज़मीन पर क्या पड़ा है? रिमेन्स, शैटर्ड रिमेन यानी कि खंडर पड़े हैं, सिंबल एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन यानी कि निरंकुश संस्थान, यानी कि राजाओं की महल के खंडर पड़े हैं। इन सौरयूज यूटोपियन विजन, और सौरयू का जो ये कल्पना लोक जो था, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन। उसने लोगों को बांटा राष्ट्रों के अंदर। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, लोगों को एक राष्ट्रीय उसने परिधान दिया है, उनका झंडे के साथ उनको दर्शाया है। ये एनटीएससी में क्लियर पूछा जाता है कि उसने कैसे शो किया नेशन को, फ्लैग के द्वारा और नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा। लीडिंग द प्रोसेशन, और इस जुलूस में सबसे आगे कौन है? ये भी एनटीएससी में अक्सर पूछा जाता है। वे द पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स और जो स्विट्ज़रलैंड है वो इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक जो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड है वो राष्ट्र राज्य बन चुके थे।
एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड हैं विच वर टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अब आगे देखते हैं फ्रांस। आइडेंटिफिबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर। फ्रांस को किसके द्वारा गया है? क्रांतिकारियों के जो तिरंगे झंडे हैं उसके द्वारा दर्शाया गया है। वो अभी हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, यानी कि फ्रांस अभी जस्ट स्टैचू के सामने 1789 कि वो अभी वो राष्ट्र बना है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, और उसके बाद लाइन में लगा हुआ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिसके पास क्या है? एक काला और हम कह सकते हैं ये लाल और सुनहरा झंडा है। Interestingly, at that time when Sarajevo created this image, German people did not yet exist as a united nation. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, कुछ प्रोसीडिंग ही लिटिल बिट को लोगों के मन में थी, उसी से देखो उसने इमेज ले ली। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो झंडा उन्होंने लिया है ना जर्मन लोगों ने, वो 1848 की जो उदारवादी उम्मीद थी उसकी अभिव्यक्ति दिखाई है उन्होंने, जिसमें जर्मन भाषी जो रियासत है वो एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य को गठित करना चाहते थे। ये उन्होंने शो किया। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, यानी कि वो इटली की तरफ जा रहा है, लंबार्डी है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, विभिन्न देशों को उसने दिखाया। फ्रॉम द हेवन्स अबव, अंडरलाइन दिस, क्राइस्ट सेंड्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, कि इस स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को निहार रहे हैं, अपनी आंखें जमाए बैठे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अंडरलाइन करो, ये क्यों दिखाया स्वर्ग के फरिश्ते? क्योंकि वो इन राष्ट्रों के बीच में भाईचारा दिखाना चाहते, बिकॉज दे वर ऑल क्रिश्चियंस पीपल इन दैट कंट्रीज। So this chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio in figure 1. तो सोरियो का क्वेश्चन हमें क्या आता है बोर्ड के अंदर? एनालाइज द थीम ऑफ फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग, या हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, डिफाइन द टर्म्स अब्सोल्यूटिस्ट या यूटोपियन विजन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और अभी अगर हम आगे करेंगे नेशन की डेफिनेशन और उसकी फीचर्स, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द नेशन स्टेट्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट। और बॉक्स से हमें अर्नेस्ट रेनन, जिसने सबसे पहले नेशन की डेफिनेशन दी थी, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो अभी हम अर्नेस्ट रेनन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर 1 ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो ये हमारा चैप्टर है उसमें ऐसे कई टॉपिक हम उठाएंगे जिसमें कि सोरियो ने अपनी चित्र के अंदर उसको उठाया, उस टॉपिक को। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स विच बॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाए, कि पॉलिटिकल सिस्टम भी और लोगों के दिमाग के अंदर भी, यानी कि नई नई विचारधाराओं को जन्म दिया। एंड द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वर द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। और इन सारे चेंजेस के एंड में यूरोप के जो बहुराष्ट्रीय वंश खानदान, राजवंशीय जो साम्राज्य थे, उसकी जगह पे नए राष्ट्रों का उदय हुआ, प्रकट हुए वो। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। अंडरलाइन दिस, ये फीचर आ गई है नेशन स्टेट्स की। मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राष्ट्र, हम क्या कहेंगे? आधुनिक राष्ट्र। हाँ जी, क्या कह रहे थे? इन आधुनिक राज्यों की क्या परिभाषा थी? एक स्पष्ट क्या है? परिभाषित क्षेत्र है और उसकी एक सेंट्रलाइज्ड पावर उसको कंट्रोल कर रही है। इन यूरोप
but there is a nation state was one in which majority of its citizens were not only its ruler came to develop a sense of common identity. कि अब देखो दो चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट चल रही है, मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट. क्या बात करें पहले उसका देखो. The concept and practices of modern state, which was centralized power, exercise sovereign control over a clearly defined territory, had been developing over a long period of time. यूरोप, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, रशिया या जो हमारी जो डिफरेंट जो जर्मन जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर है, रशियन एम्पायर है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है, प्रशियन एम्पायर, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये थे आपके मॉडर्न स्टेट जिसके अंदर सेंट्रलाइज पावर थी और एक पर्टिकुलर टेरिटरी थी जिसका राजा था. यह प्रजा थी, नागरिक नहीं थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बट अ नेशन स्टेट, और अब क्या नए प्रकट हो रहे हैं, नेशन स्टेट मॉडर्न स्टेट की जगह, वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, यहाँ इसकी बहुसंख्यक जो नागरिक हैं, नॉट ओनली विद इट्स रूलर, ना केवल इसके राजा, इसके नागरिक भी, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने बीच में एक साझा जो पहचान जो है वो बनाई है. अब एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, अपने इस इतिहास और विरासत को आपस में शेयर किया है कि नेशन स्टेट के अंदर राजा नहीं, नागरिक भी अपने आप में एक कॉमन बॉन्ड लेके जा रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ, अपने इतिहास के साथ, और उनकी पहचान एक बनाते जा रहे हैं. ये मॉडर्न नेशन स्टेट है. यानी कि नागरिकों की पहचान सिर्फ इतनी होती कि वो उस देश के नागरिक हैं, इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं होती है. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और लोगों के बीच में जो ये एकता की भावना होती है ना, एकता का भाव जो होता है, ये एकदम से नहीं आता है. ये कैसे आता है नेशन स्टेट में, बट अ नेशन स्टेट वाज वन in which the majority of citizens were not only Indian rulers came to develop a sense of common identity and share history of descent. This commonness did not exist from time immemorial. ये एक साथ कैसे नहीं आई, ये देखिए, इट वॉज फोर्ज, अंडरलाइन करो, इट वॉज फोर्ज थ्रू स्ट्रगल्स, ये एकता संघर्ष के साथ आई, थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स, नेताओं के क्रियाकलापों से आई, एंड द कॉमन पीपल, और आम आदमी के संघर्ष के साथ में आई है. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप. और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे उन सभी प्रोसेस के बारे में जिनसे कि डिफरेंट जो 19वीं सदी में जो यूरोप है उसमें ये राष्ट्र राज्य हैं वो अस्तित्व के अंदर आए. तो ये जो डेफिनेशन है नेशन स्टेट की, जिसके अंदर कहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स, नॉट ओनली अ नेशन स्टेट वाज वन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट, केम टू डेवलप सेंस ऑफ डिसेंट से लेके, और उसके बाद आ जाएगा, बीच का उड़ा दीजिए सारा, इट वाज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स और थ्रू द कॉमन पीपल, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है. तो उसकी फीचर्स की, इसी डेफिनेशन से हम फीचर निकालेंगे कि सिटीजन ऑफ अ नेशन एन्जॉय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड कॉमन आइडेंटिटी. सेकेंड फीचर आएगी, इट इवॉल्व फ्रॉम ईदर कॉमन हिस्ट्री, स्ट्रगल, डिसेंट या एक्शंस ऑफ लीडर्स. ये हो गया हमारा डेफिनेशन और फीचर्स. अब हमारा साथ में एक न्यू टर्म्स भी आ जाता है, ये शब्द आ जाता है प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह. प्लेबिसाइट आपने किया तो इसके साथ साथ में आपने 9th क्लास में हमने एक और किया था कि पाकिस्तान के अंदर क्या कराया था मुशर्रफ ने, रेफरेंडम. तो आपके लिए छोड़ रही हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड प्लेबिसिट. दिस इज़ फॉर एनटीएससी स्टूडेंट. ओके, तो व्हाट इज़ प्लेबिसिट? अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. ये एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव या पॉलिसी को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है.
दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन एक के अंदर क्या होता है, यदि रिजल्ट आ गया तो लागू करना ही पड़ेगा, दूसरे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सरकार उस डिसीज़न को फॉलो करे। ये आपके गूगल पे मैं छोड़ रही हूँ कि आप खुद सर्च कीजिए कि प्लेबिसिट के लिए इसका क्या सेंस है और रेफरेंडम के लिए क्या है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं अर्नेस्ट रेनन के बारे में। सोर्स है, ये सोर्स क्यों करा रही हूँ आपको, सोर्स कराने के पीछे का मतलब है कि आपको हिस्ट्री का जो है 3 नंबर का एक सीन पैसेज आएगा और मोस्टली वो सोर्स से होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन सोर्स है और आई थिंक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आपको जो इसके पैरेलल जो पैराग्राफ होता है वहाँ से वो क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। तो ये सोर्सेस हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज़ अ नेशन। तो आपसे एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव अ डेफिनेशन ऑफ नेशन। यह हु वाज अर्नेस्ट रेनन। In a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernest Renan outlined his understanding of what make a nation. फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन। इन्होंने सोबॉन जो यूनिवर्सिटी है उसमें अपनी एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने राष्ट्र को के बारे में अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे। द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश एज अ फेमस एसे एंटाइटल क्वेस के क्वेन नेशन, कि बाद में ये एक निबंध में रूप में छपा था जिसका मतलब था राष्ट्र क्या है, व्हाट इज़ अ नेशन। In this essay, Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by common language, race, religion और territory. वो इस निबंध में आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। उन्होंने क्या कहा कि what is nation according to the Ernest Renan? A nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifice and devotion. राष्ट्र जो है लंबे प्रयास, एंड्योर्स यानी कि आपकी कोशिशें, आपकी सेक्रीफाइस त्याग और आपकी डिवोशन और आपकी निष्ठा का चरम बिंदु होता है। कल्मिनेशन मीन चरम बिंदु। आ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज सोशल कैपिटल अमोंग अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महापुरुषों के नाम, गौरव, ये क्या है, एक सामाजिक पूंजी है जिस पे राष्ट्र जो है वो राष्ट्र का विचार है वो आधारित होता है। जैसे हमारे देश के अंदर हम किसका नाम लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, उधम सिंह का नाम लेते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं, गौतम बुद्धा का नाम लेते हैं, गुरु नानक का नाम लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे आदर्श है, इन्होंने हमें मूल्य दिया है, तो बाकी लोगों ने अपने त्याग किया है। तो ये विचार, ये जो महाराणा प्रताप की वीरता, राजपूतों की हम शौर्य गाथा की बात करते हैं, बलिदानों की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, सम्राट अकबर की बात करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया। तो इसका मतलब हमारा एक विरासत है, हमें ये आदर्श मिले हैं, इनसे राष्ट्र बनता है। To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential condition of being a people. क्या कहते हैं, अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करते रहने की इच्छा। एक जन समूह होने के लिए ये सारी बातें ज़रूरी हैं कि हम फ्यूचर में भी इस देश के आगे के लिए काम करेंगे, ये इच्छा होनी ज़रूरी है, तभी हम इस देश के नागरिक कहलाएंगे। अ नेशन इज़ देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। तो देखा जाए तो क्या है, एक राष्ट्र जो होता है एक बड़ी व्यापक एकता है। अंडरलाइन दिस लाइन, इट्स एग्जिस्टेंस इज़ द डेली प्लेबिसाइट। इसका जो अस्तित्व है ये रोज होने वाला एक तरह से एक जनमत संग्रह है। अ प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स, एक प्रांत उसके निवासी। इफ़ एनी वन हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहेबिटेंट। अगर सलाह लेने के लिए किसी को अधिकार है तो वो निवासी ही होगा।
A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its wills. एक जो राष्ट्र है वो क्या करेगा, किसी देश को विलय करने के लिए या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर कब्जा रखाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं होती है एक राष्ट्र में. अ नेशन नेवर, ये हो गया. द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज़ अ गुड थिंग. राष्ट्रों का होना एक अच्छी बात है. अ नेसेसिटी इवन, कि आज की ज़रूरत है. Their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका एक ही मालिक होता तो स्वतंत्रता है गायब हो जाएगी. दिस इज़ ट्रू. और देखा जाए तो हिटलर यही कहता था, वन पीपल वन रूल. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट, मैं अभी इसी पार्ट के अंदर इसको थोड़ा लंबा लेके जाने वाली हूँ. इसके साथ ही मैं मॉड्यूल 1 भी आपका कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन है वो अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं और आप लोगों के जो बेसिक जो स्टार्टिंग चैप्टर, ये कंपलसरी चैप्टर है. तो जैसे ही आपका फर्स्ट एग्ज़ाम्स होंगे तो ये चैप्टर उसमें इन्वॉल्व होगा. सो हम उस चीज़ को लेके चलते हैं. नाउ स्टूडेंट, we are going to another module of this chapter, the most important, French Revolution and the idea of nation. So what is this we are going to discuss in this topic? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि राष्ट्र का जो विचार है ना, उसके अंदर फ्रांसीसी जो क्रांति है उसका रोल क्या है, जैकोबिन क्लब्स का रोल क्या है, नेपोलियन का रोल क्या है, और फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद का जो विचार फैला उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या आउटकम, क्या क्या चेंजेस आए क्रांति के बाद. तो मेन क्वेश्चन तो इसके अंदर यही दो हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए. व्हाट, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, यू कैन नोट डाउन इट. What were the various steps taken by the French revolutionaries to promote the ideas of nationalism? ये मेजर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का जो अक्सर पूछा जाता है. शॉर्ट नोट यहाँ से आ जाता है कि what write a short note on Jacobin clubs, या what is the role of Jacobin club in the French Revolution, या how the idea of nationalism carried by French armies इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप. ये हम पढ़ेंगे नेपोलियन का जो आपका पेज नंबर 7 है उसके ऊपर. या फिर हम नेक्स्ट पेज पे व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या नेपोलियन ने क्या चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, तो यानी कि उसका कोड भी करेंगे. बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड के लिए, फ्लरिश के लिए जो उसने काम किया उसको भी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक फास्टली. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ आई. दुनिया में पहली बार ये राष्ट्र का शब्द का जो इस्तेमाल हुआ. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क. आपको पता है हेनरी लुई 16 9 में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of France citizen. अब अंडरलाइन करिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनटीएससी के लिए, कि फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए. उसमें मेन क्या था कि जो प्रभु सत्ता है, जो पावर है, वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में ट्रांसफ़र हो गई. कि राजा से पावर पब्लिक के पास ट्रांसफ़र हो गई. सिंपल टर्म, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. और इस क्रांति ने यह घोषणा की कि लोगों के द्वारा अब राष्ट्र का गठन होगा और वो ही उसकी नियति तय करेंगे, ना कि राजा. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों के अंदर एक सामूहिक पहचान की भावना बने. The ideas of La Patrie mean the fatherland, Les Citoyens the citizen,
सिथियोन और सिथियोने, नागरिक और नागरिका, तो यहाँ नहीं दिया हुआ। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। क्लियर। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर, अंडरलाइन दिस। आप लाभार्थी वाली लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्म रॉयल स्टैंडर्ड, कि एक नया फ्रांस का झंडा चुना गया जिससे जिन्होंने राजा के ध्वज की जगह ले ली, झंडे की जगह ले ली। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि जो आपका क्वेश्चन था, व्हाट वर दी वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म। ये उसके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स हैं सारे। हर फुल स्टॉप का एक पॉइंट जैसे क्लास में डिस्कस होता है, लंबा सेंटेंस है, दो पॉइंट में तोड़ दीजिए ताकि आप लर्न कर पाएँ, लेकिन होगा बुक से ही। The Estates Generals was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly। वो जो एस्टेट जो जनरल थी जिसको एक्टिव मेंबर्स यानी कि अबाउट 25 हु पेड द इक्वल टैक्सेस ऑफ 3 days इनकम, तो उन लोगों की एस्टेट जनरल का नाम ही बदल दिया, उसको नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो छोटा सा सेंटेंस आ जाएगा, दी एस्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज जनरल नेशनल असेंबली। थर्ड पॉइंट, न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए श्लोक लिखे गए। नए श्लोक मीन स्तुति, मीन एंथम, नेशनल एंथम। ओस टेकन एंड मार्टियर्स कोमेमोरेटेड, कसमें खाई गई, शपथ खाई गई, जैसे हम राष्ट्र के नाम पर शपथ लेते हैं। जो शहीद हैं उनको सम्मान किया गया, उनका गुणगान किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, राष्ट्र के लिए। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it's formulated uniform laws for all citizen within its territory। क्या हुआ कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अब देखो यहाँ क्लियर बात आई कि जो उनका एरिया है उसके अंदर बनाए, यानी कि जब नेपोलियन ने या इस वक्त जो बाहर उनकी जो कॉलोनी थी उसके लिए कुछ नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation। मीन आपने क्या किया, देश के अंदर जो आंतरिक आयात या निर्यात शुल्क थे वो समाप्त कर दिए। मापने तोलने की जो सिस्टम है, मीट्रिक सिस्टम, वो एक पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म कर दिया गया और आपको एक नेशनल लैंग्वेज दे दी गई। कौन सी? फ्रेंच, जो कि पेरिस में बोली जाती थी, लिखी जाती थी, ठीक वैसे पूरे देश के अंदर। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nations। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि what was the major goal या objective of the French revolutionaries, क्रांतिकारियों का लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य ये था कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित करने में मदद करेगा फ्रांस। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs। अब यहाँ Jacobin club का रोल आ जाता है कि जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन है क्रांति की, ये घटनाओं की जो खबर है यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने अलग अलग अपने देशों में जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ, अंडरलाइन करना है नेक्स्ट लाइन को। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s।
और फ्रांस की जो हमारी सेनाएं थी वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में धावा भूल गई, क्योंकि लोग भी तैयार थे ना, जैकोबिन क्लब वालों ने रास्ता बना दिया कि आ जाओ हमारे को लिबर्टी दे दो। अरे कोई दुश्मन देश आपको लिबर्टी थोड़ा ही देता है, बट उनको तो अच्छा लग रहा था कि उनका राजा तो कुछ दे नहीं रहा, फ्रांस वाला दे रहा है ना ये देश, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुके हैं तो हम भी बन जाएंगे। लेकिन दुश्मन देश तो दुश्मन देश होता है, ये कहाँ समझ पाए वो भोले लोग। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। तो एनटीएससी का ये क्वेश्चन भी है, ये बच्चे बहुत बार इस छोटी सी लाइन को भूल जाते हैं कि राष्ट्रवाद का जो मैसेज है उसको फैलाने में रशियन आर्मी का रोल क्या था, ये था भैया जैकोबिन क्लब का रोल। ओके चलिए अब मैं इस इमेज को दिखाना चाहूँगी बेटा। हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर है दोनों, उसमें से हमें एक या दो पिक्चर जो इमेज है वो बोर्ड में दी जाएंगी और हमें आइडेंटिफाई करनी, क्या उसको आइडेंटिफाई करना है, बताना है ये इमेज क्या शो करती है। द कवर ऑफ अ जर्मन एल्मनेक डिज़ाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबमैन इन 1798, कि ये एक पंचांग यानी कि जो होता है हमारा ये कैलेंडर नहीं होता जिसमें ये हमारे व्रत और ये त्योहारों का जो होता है पंचांग, उसके ये उसका कवर है जिसमें बास्तील जो है ना उसकी इमेज की रेप्लिका बनाई गई है, उसकी नकल की गई है। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्तील बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी crowd has been placed next to a similar fortress mean to represent the bastion of despotic rule of the German province of Kassel। जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ को ऐसे ही गिराते हुए दिखाया गया है। अकम्पनिंग दिस इलस्ट्रेशन इज द स्लोगन, नीचे एक स्लोगन भी लिखा है उधर जर्मन में, द पीपल मस्ट सीज देयर ऑन फ्रीडम। रेबमैन लिव इन द सिटी ऑफ मेन्स एंड वॉज अ मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन क्लब। तो इस ग्रुप, तो इसका मतलब दिख गया ना कि जर्मन का कहीं जैकोबिन का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, उसने ये नारा दिया था। और वो एक पत्रकार था और मेन शहर में रहता था और जैकोबिन ग्रुप का मेंबर था। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। ये आपको यूरोप का मैप दिखाई देगा कि किस तरह से, देखिए रशियन एम्पायर है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रियन एम्पायर, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर, टर्की ये नेशन है। ये देखिए उसने कितने सारे एरिया को अपने कब्ज़े में कर रखा था। ग्रीस नज़र आएगा, ये आपको इटली नज़र आएगा, ठीक है, स्पेन देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड है, और इधर से आपको स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, ये आपको अलग अलग नज़र आएंगे। ऊपर स्वीडन और नॉर्वे नज़र आ रहा है। तो नीचे की तरफ चलते हैं हम, ये देखिए यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, ये हम नेक्स्ट सेकंड मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन set about the introducing many of the reforms that he had already introduced in France। नेपोलियन के कंट्रोल में जो एक विशाल क्षेत्र था, नेपोलियन ने उसके अंदर सुधारों की शुरुआत की जो ऑलरेडी वो फ्रांस में कर चुका था। हम सीधे नेपोलियन पर आ गए हैं शॉर्टकट में। हमें पता है कि जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी बनी और डायरेक्टरी की जो काउंसिलेट के साथ में जो इश्यूज चले, इंस्टेबिलिटी को लेके चले, तो 1804 के अंदर क्या हुआ, नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया, किसका, फ्रांस का। और उसके बाद हम सीधा नेपोलियन पे आ जाते हैं कि फ्रांस के अंदर जो वो लिबर्टी, इक्वलिटी जो रेवोल्यूशन थी, दिस वाज फर्स्ट रेवोल्यूशन जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। लेकिन नेपोलियन फिर से उसने, इसका मतलब फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किसने किया, नेपोलियन ने किया। लेकिन ही वॉज अ मॉडर्नाइजर ऑफ आल्सो ऑफ द ट्रेड। उसने क्या क्या किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दो अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट अ डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस।
फ्रांस में राजतंत्र को वापस लेकर लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ क्या किया, प्रजातंत्र को नष्ट किया था। But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए उसने कुछ मेजर चेंजेस किए। द सिविल कोड ऑफ 1804 अंडरलाइन करो, अक्सर इसका नोट आ जाता है, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। इसको क्या कहते हैं, 1804 की नागरिक संहिता भी कह देते हैं, नेपोलियन संहिता भी कह देते हैं। डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने क्या किया, कानून के सामने जितने भी जन्म के आधार पर विशेष अधिकार थे ना वो ख़त्म कर दिए। कानून के सामने सबको बराबर रख दिया और सबको संपत्ति का अधिकार दे दिया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रांस के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे ये कानून उधर भी लागू हुआ। ये कहाँ था, अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट है द डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली, जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। इस फ्यूडल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आपने मुझसे कई बच्चों ने पूछा था कि मैडम व्हाट वाज, ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सामंती व्यवस्था, यानी कि जो मुखिया होते हैं, जागीरदार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, नोबल्स होते हैं, जो राजा की तरफ से जनता से टैक्स वसूल करते हैं और राजा को बदले में सेना प्रोवाइड कराते हैं और टैक्स भी जमा कराते हैं, और बदले में उस इलाके में रहने वाले किसानों से अपने लिए भी टैक्स वसूलते और फ्री में काम करवाते हैं। ये एक शोषणकारी व्यवस्था थी जिसमें हमें उस एरिया में रहने वाले जागीरदार, जमींदार, मुखिया है उसकी सेवा करनी पड़ती थी। वो हमारा सामंत कहलाता था, फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। ये यूरोप में भी था तो भारत में भी था। यहाँ उनको मनसबदार, सूबेदार, जागीरदार इस तरह के नाम दिए गए थे, मुखिया, तालुकेदार वगैरह। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, उसने ये सामंतवादी सिस्टम ख़त्म किया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, अंडरलाइन द वर्ड सर्फडम। सर्फडम का मतलब होता है कृषि दास, कि यानी कि खेतों के अंदर जो आप काम कराते हैं, जो कृषि दास होते हैं बेटा, इनको सैलरी नहीं दी जाती है, इनको सिर्फ खाना दिया जाता है और इनसे शोषण किया जाता है। कोई इनको मतलब कि ये आपकी ज़मीन जोएंगे, बोतेंगे, जोएंगे, बोएंगे, जोतेंगे, बोएंगे, बदले में आप वो सब कुछ आप ले लोगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, बेचारों को आपके खेत में मजदूर की तरह काम करेंगे। एंड मेनोरियल ड्यूज, जिस जागीरदार के इलाके में आप रहते हैं उसे जागीरदारी का भी टैक्स आपको देना है, आपको राजा को भी देना है। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, इन टाउन्स और शहरों में उसने क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। उसने जो वर्कर्स यूनियन वगैरह थी उनके ऊपर जो उन्होंने रोक लगा रखी थी, उनको जो किसान हैं, जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, जो जैसे सुनार है, लुहार है, बढ़ई है, पेंटर है, ये लोग जो काम करते थे, बर्तन बनाने वगैरह वाले, इनकी यूनियन होती थी, तो उनका कंट्रोल काफ़ी हद तक उस बिज़नेस पर था, उनको हटाया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, यातायात और संचार सुविधाओं को उसने सुधारा। पीजेंट्स, आर्टिजान्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a newfound freedom. Business and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standard weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. यहाँ ना ये क्वेश्चन कोड का तो आ ही जाता है, ये भी आ जाता है कि नेपोलियन ने की राज में जो ट्रेडर्स थे, आर्टिजान थे, उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली। वो कैसे मिली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनको ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ, कि किसान, कारीगर, मजदूर, उद्योगपति, इनको नई नई आज़ादी मिली। कैसे मिली, जो उद्योगपति थे खास तौर पर एक जैसे जो स्मॉल स्केल पर जो प्रोड्यूस करते थे उनके लिए एक समान कानून बना दिया गया। ओके, उनके लिए नए स्टैंडर्ड तय कर दिए, माप तोल के तय कर दिए, और एक नेशनल करेंसी होने से क्या हुआ, एक एरिया से दूसरे एरिया में कैपिटल और गुड्स का ट्रांजैक्शन है वो ईजी हो गया। फिर हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड।
जो जीते हुए इलाके थे नेपोलियन के, उसमें जो फ्रांसीसी शासन है उसके प्रति लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी ना वो मिक्स थी. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. शुरुआत में बहुत सारे स्थान जैसे थे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो, इसमें फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया था. बट द इनिशियल एंथुजियाज़म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी. लेकिन ये जो शुरुआती उत्साह था ना ये दुश्मनी में बदल गया. कैसे? क्लियर हो गया अब लोगों को. एज इट बिकम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम. कि ये जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं ना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलने वाले, अब तो गुलाम बन गए. फोर्स, अब क्या हुआ? इंक्रीज टैक्सेशन. नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए. फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी. कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेटे रिक्रूटमेंट, इसका सेकंड सिनोनिम. कि ज़बरदस्ती की भर्ती की गई सैनिकों की फ्रेंच आर्मी में. रिक्वायर टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि ये यूरोप का विजेता बनना चाहता था ना नेपोलियन. टू सीम ऑल टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. अब जो प्रशासनिक परिवर्तन जो लोगों को लग रहा था ना कि फ़ायदा मिल रहा है नेपोलियन के राज में जाने से, अब उनको ये प्रॉब्लम नज़र आने लगी. ये देखिए नेपोलियन एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है चित्र में, और इसके जो डाक के जो लिफाफे हैं वो गिरते जा रहे हैं. ये क्या दिखाया था? ये वाटरलू की लड़ाई में जब नेपोलियन हार रहा था, ये उस वक्त का एक चित्र है. द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन द वे फ्रॉम लिप्जिग. लिप्जिग में पहले हारे थे ये 1813 में, और उसके बाद 15 में वाटरलू में. Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the Battle of Leipzig in 1813, each letter dropping out of his bag bearer the name of the territories he lost. कि उसको एक डाकिये ग्रुप में दिखाया गया है जो लिप्जिग से आ रहा है, और झोले से जितनी भी चिट्ठियाँ गिरती जा रही हैं उन पे उन टेरिटरीज़ का नाम लिखा है जो कि नेपोलियन हार चुका है. अभी ये नेपोलियन की वास्तविकता दिखा रहा है कि किस तरह से फ्रेंच आर्मीज़ का लोग स्वागत कर रहे हैं. कि ऊपर जो इन्होंने बैनर लगा रखा है इसमें ले रखा है कि हम आपके लिए स्वतंत्रता लेके आए हैं. द प्लांटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी. तो जर्मनी के अंदर ये स्वतंत्रता का चित्र दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो फ्रांसीसी सैनिक हैं औरतों को, गरीब किसानों को लूट रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके लिए स्वतंत्रता लेकर आए हैं. क्लियर? यहाँ तक समझ गए सारे? अभी हम इसको फ़ौरन आगे लेके चलते हैं. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप. बेटा ये हम नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलेंगे सेकंड मॉड्यूल के अंदर. तो अभी हम अपना मॉड्यूल जो है फर्स्ट वो यहीं पर क्लोज़ करते हैं. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टिल देन थैंक यू एंड बाय फॉर वॉचिंग इट केयरफुली.